हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। अगर आप विद्यालय आईएएस में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आज का हमारा संविधान का पहला क्वेश्चन है, सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है पंचायती राज को? स्थानीय जनता की, केंद्रीय सरकार की, नौकरशाही की और राजनेताओं की। तो जो पंचायती राज है वो विकेंद्रीकरण के तहत किया गया तकनीक है, मतलब कि जो छोटे छोटे ग्राम पंचायतें हैं वहां से अपना प्रशासन संभालने। तो इसमें जो महत्वपूर्ण योगदान वहां की स्थानीय जनता देगी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास, ये सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी, ये सभी। साथ ही साथ आप अपना आंसर भी कमेंट बॉक्स में शेयर करते जाएं। ठीक है, जैसे एक्सप्लेनेशन है, भारत में पंचायती राज की स्थापना ग्रामीण जनता के सर्वांगीण विकास के लिए की गई है। यह शक्तियों के विकेंद्रीकरण, लोगों की भागीदारी एवं सामुदायिक विकास, इन तीनों का प्रतिनिधित्व करता है। अब अगला है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? राज्य सरकार का। ठीक है, नागरिकों की शिकायतें, आर्थिक मामले, विधि निर्माण या कार्मिकों के मामले। पूछ रहा है जो राज्य सरकार होता है वहाँ, मतलब जो लोकल बॉडीज हैं उस पर किस मैटर में नियंत्रण नहीं होता है। तो जो वहाँ के मेन नागरिक हैं उनकी जो कुछ कुछ छोटी छोटी मोटी शिकायतें होती हैं, इन पर राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी का भी प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता है। इसके लिए वहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था की जाती है। ठीक है, अगला है, ग्रामीण स्थानीय शासन को पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता ने सुझाव का परिणाम है? किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम है? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल या फिर मोहनदास करमचंद गांधी। तो देखिए, जो पंचायती राज संस्था है इनका ये महात्मा गांधी जी का दिया हुआ सुझाव है। इसीलिए अनुच्छेद 40 को, संविधान के अनुच्छेद 40 को क्या कहा जाता है? गांधी जी का राम राज्य। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। एक्सप्लेनेशन है, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन महात्मा गांधी के सुझाव का परिणाम था। महात्मा गांधी ने महसूस किया था कि गांव को न केवल आर्थिक रूप से बल्कि राजनीतिक एवं प्रशासनिक रूप से भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया था कि एक गांव के सभी मामले वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित एक पंचायत द्वारा प्रशासित किए जाने चाहिए। अगला है, सीडीपी व एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं, जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम, एनईएस, ठीक है, के तहत आगे आएगा इसका नाम, के तहत बलवंत राय से मतलब इन दोनों को क्या किया गया था? चलाया गया था। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था। अब इसकी उन्नति कितनी हुई, इसके आकलन के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। अब उन्होंने जा जाके रूट लेवल पे इसकी जांच की और कहा कि जो जब तक कि स्थानीय सरकारें अस्तित्व में नहीं आती हैं, मतलब छोटे छोटे जगह में अब विकेंद्रीकरण नहीं होगा, तब तक क्या होगा, ये दोनों सफल नहीं रहेंगे। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता समिति थी, आंसर हो जाएगा ए। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। 1952 में भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 53 में राष्ट्रीय विस्तार योजना, ठीक है, राष्ट्रीय विस्तार योजना के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया। इस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी। अगला है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? अशोक राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, GV.K. राव समिति और LM सिंघवी समिति। तो देखिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो चारों समितियों के नाम दिए हुए हैं ये किससे रिलेटेड है? पंचायती राज से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें जो बलवंत राय मेहता समिति है, इन्होंने क्या किया था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। फिर अशोक राय व्यवस्था ने द्विस्तरीय किया था, लेकिन लागू हुआ था त्रिस्तरीय। ठीक है, अगला है,
बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज की व्यवस्था की सिफारिश की थी? द्विस्तरीय, ग्राम स्तरीय, त्रिस्तरीय, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा डी, त्रिस्तरीय। निम्नलिखित राज्यों में किसमें किसमें बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई? तो देखिए, ये तारीख था 2 अक्टूबर 1949 को राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायती राज का मतलब उद्घाटन किया गया। इसके अतिरिक्त पंचायतों में सुधार के लिए 1957 में बनी थी बलवंत राय मेहता समिति, और ठीक 20 साल बाद अशोक राय मेहता समिति, 85 में जीवी के राव समिति और एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में 1986 में सिंघवी समिति का भी गठन किया गया था। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आंसर सी, राजस्थान। अगला है, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता, जस्टिस कृष्ण अय्यर, बी.आर. अम्बेडकर, जगजीवन राम। तो इसमें आंसर अगेन हो जाएगा बलवंत राय मेहता। आप साथ ही साथ अपना आंसर क्या करिए, कमेंट बॉक्स में डालते जाइए, इससे क्या होगा, आपका रिवीजन होगा। ठीक है, अगला है, जिस समिति की अनुशंसा प्रदेश में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख थे, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला है, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधन करके दिया गया, वह है, देखिए, भारतीय संविधान में हुआ था 73वां संविधान संशोधन नंबर 1992। ये पंचायती राज मतलब जो जितने भी पंचायती राज संस्थाएं थी उनमें प्रमुख संशोधन किए गए थे। ठीक है, कुछ कुछ जो उस कानून में कमी रह गया था सबको इसमें संशोधित करके वापस से ऐड किया गया। इसमें महिलाओं का आरक्षण भी शामिल था। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन करके दिया गया है। अनुच्छेद 243 घ के खंड 3, 243 घ बोल रहा है, इसका मतलब 243 डी, 243 ए से 243 जेड जी तक क्या होता है, पंचायती राज का अनुच्छेद है। ठीक है, जो 243 ए से 243 नहीं, जेड जी वो नगरीय निकाय और पंचायती राज दोनों का है। ठीक है, अब 243 जो डी है वो क्या करता है, डिजर्व डिजर्व करके याद कर लीजिएगा, डिजर्व आरक्षण डिजर्व। ठीक है, 243 डी का तीसरा पार्ट ये कहता है कि पंचायतों में सभी स्तरों पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। अगला, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है, अगेन आंसर हो जाएगा पंचायती राज संस्थाओं में। अगला है, संविधान के अंतर्गत महिलाओं पंचायत में महिलाओं का 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? अगेन अनुच्छेद 243 घ यानी कि 243 डी। अगला है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है? अगेन आंसर हो जाएगा 243 डी। अगला है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की संस्तुति प्रारंभ में किस समिति द्वारा की गई थी? इसका आंसर आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी ऊपर इसी के बारे में बहुत ही लंबी चर्चा की है हमने। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? टी.वी.एन. राव समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। तो देखिए, फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज संस्था से मतलब सामुदायिक विस्तार कार्यक्रम जो हुआ था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, उसकी जांच के लिए 1957 में गठित की गई, इसलिए ये भी पंचायती राज से संबंधित है। अशोक राय मेहता समिति 1977 में गठित की गई थी, अगेन। फिर 1986 में गठित की गई थी एल.एम. सिंघवी समिति। ठीक है, तो फिर पी.वी.एन. राव समिति है वो क्या है, इससे संबंधित नहीं है पंचायती राज संस्था से। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। किसका परामर्श देता है? समान सिविल संहिता के संबंध में, ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में, नगर पालिका के गठन के संबंध में, कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी के संबंध में। तो ये किसके संबंध में सजेशन देता है? ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। ठीक है, अगला है, पंचायती राज को किस रूप में संगठित किया गया, अंतर्गत स्वशासन इकाई के रूप में संगठित किया गया है। ये ऊपर नीचे हो गया क्वेश्चन। तो मतलब पंचायती राज्य को किस किसके अंतर्गत स्वशासन इकाई के रूप में संगठित किया गया, ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो भारतीय संविधान का 73वां संशोधन हुआ था 1992 में। इसके तहत क्या किया गया, पंचायती राज संस्थाओं की
को स्वशासन इकाई के रूप में गठित किया गया है। ठीक है, अगला है, इसका एक्सप्लेनेशन देख देते हैं। संविधान का अनुच्छेद में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के तहत राज्य द्वारा ग्राम पंचायतों के संगठन की बात कही गई है। तथापि 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा ही पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। अब अगला है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? कब जोड़ा गया? 1993 में। ठीक है, अब देखते हैं आंसर क्या है इसका एक्सप्लेनेशन। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल वर्ष 1992 के 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से वर्ष 1993 में जोड़ा गया। 73वां संवैधानिक संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकार से संबंधित है, जिन्हें पंचायती राज संस्थानों के रूप में भी जाना जाता है। अगला है, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंध 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, वीपी सिंह। तो देखिए, इंदिरा गांधी तो नहीं हो सकती क्योंकि 84 में ही उनका क्या हो गया था? देहांत हो गया था। राजीव गांधी भी नहीं हो सकते क्योंकि 89 में ही इनका देहांत हो गया था। अब पीवी नरसिम्हा राव थे तब के प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, जिनका कार्यकाल 1991 से 96 के मध्य था। 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन क्रमशः राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं से संबंधित था। इस प्रकार अभिष्ट उत्तर विकल्प सी होगा। अगला है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? 243 एच, 243 ई, 243 एफ, 243 जी। तो सूची, जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको कुल 29 सूचियों दी गई हैं और किसको 29 विषय बोलने चाहिए। ठीक है, और नगरीय निकायों को 18 विषय दिए गए हैं। किसके तहत? 243 जी के तहत। जी ऐसे करके याद कर लेना, जी यानी पार्ले जी। पार्ले जी खाने से क्या आता है? शक्ति आता है। ठीक है, 243 जी। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत दी गई है। अनुच्छेद 243 जी के अनुसार पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने तथा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की भी ऐसी योजनाओं को जो उन्हें सौंपी जाएं, जिनके अंतर्गत वे योजनाएं भी हैं जो 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में है, कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। इसमें पंचायतों से संबंधित 29 कार्यों को सूची वर्णित की गई। ठीक है, अगला है, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित है 11वीं सूची में। ठीक है, 11वीं सूची में। अगला है, भारतीय संविधान की 11वीं सूची में पंचायतों को कुल कितने विषय दिए गए हैं? अभी हमने ऊपर पढ़ा है कितने विषय? 29 विषय, और नगरीय निकायों को 18 विषय। इसको भी याद कर लेना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? राज्य का मतलब पंचायतों की संरचना को मतलब पंचायतों की संरचना को उपबंध करने का किसको अधिकार है? ठीक है, राज्यपाल, विधानमंडल, संसद और राष्ट्रपति। तो देखिए, संसद और राष्ट्रपति तो सेंट्रल का है, तो सीधा नियंत्रण तो ले नहीं सकते ये लोग, लेकिन राज्य का विधानमंडल क्या करता है? पंचायतों की संरचना करता है। अगला है, भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से, सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण की तिथि से, चुनाव की अधिघोषणा की तिथि से, चुनाव परिणामों की घोषणा की तिथि से। देखिए, सदस्य जब प्रथम अधिवेशन होता है तो उसी में क्या करते हैं वो लोग? शपथ ले लेते हैं। ठीक है, तो प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से वहां उनका क्या 5 साल चालू हो जाता है। अगला है, भारत की कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है भारत के? तो हमारे भारत में कार्यपालिका अध्यक्ष हैं राष्ट्रपति जी। ठीक है, अब क्यों है कार्यपालिका अध्यक्ष? क्योंकि वो क्या है? भारत के राज्य प्रमुख है। अनुच्छेद 53(1) में कहा गया है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। ठीक है, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार या तो स्वयं या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। इस प्रकार भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है।
संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? अभी हमने पढ़ा किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 53। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। 51, 52, 53, 54 चारों को याद कर लीजिए आप। 51 में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति का 52 में, सॉरी 51 तो उससे रिलेट हो जाता है, नीति निर्देशक तत्वों से। ठीक है, तो 52 में लिखा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फिर 53 ये कहते हैं कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां होंगी। और 54 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति जी का निर्वाचक मंडल होगा। ठीक है, अब निर्वाचक मंडल को आगे जाके देखते हैं हम। भारतीय संविधान में स्पष्ट कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं। अगेन आंसर हो जाएंगे राष्ट्रपति। अगला है भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? अधिशासी शक्तियों मतलब शासन करने के लिए जो शक्तियां हैं वो किसमें निहित है? किसमें निहित है? भारत के राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल या तीनों? तो आंसर लेना हमको राष्ट्रपति, क्योंकि जो प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल है ये सब क्या उनके अधीनस्थ में आते हैं, वो सब उनके बिहाफ में ही काम कर रहे हैं ऐसा माना जाता है। हालांकि व्यवहारिक तौर पर हम प्रधानमंत्री और मंत्रियों को सुपीरियर मानते हैं, लेकिन उन्हें राष्ट्रपति के अधीन रखा गया है। ठीक है, वो राष्ट्रपति के बिहाफ में काम करते हैं, माननीय राष्ट्रपति के। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? भारत का राष्ट्रपति, भारतीय प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राजनीतिक प्रमुख, मंत्रिपरिषद सहित। इसका आंसर हो जाएगा अगेन आंसर नंबर 1, भारत के राष्ट्रपति। अगला है, भारत एक गणराज्य, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत एक गणराज्य है। इसका तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत। अतः भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा। किसके द्वारा करते हैं? देखिए, या तो प्रधानमंत्री अनुच्छेद क्या कहता है 53 कहता है, 53(1) कि भारत के प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति हैं वो अपनी शक्तियों का प्रयोग या तो खुद स्वयं कर सकते हैं या फिर अपने अधीनस्थों द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आयु 35 वर्ष हो, पढ़ा लिखा हो, संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो। तो देखिए, 35 वर्ष हो ये भी सही है, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो ऐसा माना जाता है कि उस योग्य हो और देश का नागरिक हो। तो देखिए, जो पढ़ा लिखा होना है ये योग्यता नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। ठीक है, 58(1) में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताओं का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार उम्मीदवार का पढ़ा लिखा होना अर्हता नहीं है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? 52, 54, 55, 57। तो देखिए, 52 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति का पद। 53 में कार्यपालक शक्तियां। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। फिर 55 में क्या कहा गया है? निर्वाचन की प्रक्रिया। ठीक है, 55 में क्या कहा गया है? निर्वाचन की प्रक्रिया। 56 कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक है, 57 में कहा गया है पुनर्निर्वाचन। 56 कार्यकाल, 57 पुनर्निर्वाचन। फिर आता है योग्यता शर्तें शपथ। योग्यता शर्तें शपथ 58, 59, 60। योग्यता शर्तें शपथ 58, 59, 60। फिर आता है अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी। आप अच्छे से याद करिएगा। 52 है राष्ट्रपति का पद, 53 कार्यपालक शक्तियां, फिर आता है 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, फिर आता है निर्वाचन की पद्धति 55, फिर आता है कार्यकाल, पुनः निर्वाचन योग्यताएं, मतलब कार्यकाल फिर पुनः निर्वाचन ये 56, 57, योग्यता शर्तें शपथ 58, 59, 60 और महाभियोग 61। अगला है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? अभी मैंने जस्ट बताया है अनुच्छेद कौन सा याद करना है? अनुच्छेद नंबर 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग। अगला है, राष्ट्रपति के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। किसके द्वारा हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा। ठीक है, महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अगला है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, सदन के किसी भी सदन द्वारा, उपयुक्त सदन के किसी भी सदन द्वारा। तो देखिए,
जब महाभियोग होता है तो क्या होता है, दोनों लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी पेश किया जा सकता है, ठीक है। प्रस्ताव सदन के पर वो जो प्रस्ताव होगा उसे सदन उसमें सदन के 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए। फिर उसके बाद 14 दिन के नोटिस पर उस पर चर्चा होती है। 14 दिन का नोटिस क्यों होता है? ताकि राष्ट्रपति अपना मतलब पक्ष रख सकते हैं। अब जहाँ पे ये प्रस्ताव पेश हुआ है वो प्रथम सदन कहलाता है और ये सदन का काम होता है आरोप लगाना। ठीक है, पहला सदन आरोप लगाता है, सदन के कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित होता है। उसके बाद कहाँ जाता है? दूसरे सदन में। अब यहाँ पे बात यह है कि प्रथम या द्वितीय सदन कोई सा भी सदन हो सकता है। लोकसभा में अगर आरोप लगा है तो लोकसभा प्रथम सदन हुआ, अगर राज्यसभा में आरोप लगा है तो राज्यसभा प्रथम सदन होगा। फिर दूसरे सदन में आरोपों की जांच होती है और राष्ट्रपति को अपना पक्ष पक्ष रखने का अधिकार भी वहीं पे मिलता है, ठीक है। अगर ये दूसरे सदन के भी 2/3 बहुमत से प्राप्त हो जाता है तो ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा और राष्ट्रपति जी को अपने पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन आज तक भारत का स्वर्णिम इतिहास रहा है कि किसी भी राष्ट्रपति की गरिमा के विरुद्ध ऐसा कोई भी महाभियोग नहीं लगाया गया। ठीक है, अगला है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं? किसको संबोधित करते हैं अपना त्याग पत्र? भारत के राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जो होते हैं वो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और वैसे ही उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। यही चीज लोकसभा में भी होता है। जो लोकसभा अध्यक्ष है वो उपाध्यक्ष को देगा वो त्याग पत्र और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देते हैं, ठीक है। असल में किसी व्यक्ति को ना जाके ये उनके ऑफिस को जाता है, इसीलिए बस नाम आता है कि राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति को अपने दिया। और ये 56(1) के अनुसार 56 क्या कहता है? कार्यकाल कहता है, ठीक है। 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल कहता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं? अगेन है, भारत के उपराष्ट्रपति को संबोधित करेंगे। अगला है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या संसद द्वारा। किसके द्वारा हटाया जा सकता है? जो अब इसमें आता है महाभियोग मंडल, कौन कौन इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। जो लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी सदस्य टोटल मनोनीत या फिर कोई भी, सभी इसमें क्या करते हैं? महाभियोग के पक्ष मतलब उसमें वोटिंग करते हैं, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों तथा राज्यों के मध्य आवंटन जनगणना के आधार पर है। मतलब ये बोल रहा है कि लोकसभा की जो सीटें हैं वो किस जनगणना के आधार पर तय की गई हैं। तो देखिए, सन 1971 में जनगणना हुई थी, उसके बाद क्या किया गया? लोकसभा सीटों का निर्धारण कर दिया गया और बोला गया कि सन 2026 तक सन 2026 के बाद जो जनगणना होगी उसमें क्या होगा, उसके अनुसार अब जब उसके बाद जो पहली जनगणना आएगी उसके बाद फिर से लोकसभा सीटों का आवंटन किया जाएगा। जो अभी हम 2025 में है तो फिर अब आने वाला है चुनाव। संविधान के अनुच्छेद 81 एवं अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर है। यह व्यवस्था पहले 2000 तक के लिए थी, परंतु 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा इसे 2026 के पश्चात पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक संशोधित न किए जाने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ विद्यालय इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।